हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी एमपीसी 005 की इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। आज ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम आगे के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो फार आपने कंस्ट्रक्ट्स एंड देयर टाइप्स सेकंड वीडियो में यहाँ तक आप कवर कर चुके हैं। आगे हम आज बढ़ेंगे और लगभग 3 टॉपिक तो हम कवर करेंगे हाइपोथेसिस के बारे में। कुछ ना कुछ क्वेश्चन लॉन्ग में बन के आ जाता है, बहुत ईजी है ये टॉपिक और लॉन्ग क्वेश्चन प्रोड्यूस करता है, तो इसको आप समझ के चलिए कि आज आप एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग मेथड्स, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स एंड टाइप्स, ये भी पूछा जाता है। तो इन 3 टॉपिक को हम कवर करेंगे आज के वीडियो में। आ जाते हैं पेज नंबर हमें पहुंचना है जहां पर, और शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। ये सब आप पढ़ चुके हैं। अ गुड हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस को ना अच्छा ही होना चाहिए, पर उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हाइपोथेसिस क्या होती है, शायद मैंने प्रीवियस किसी वीडियो में जिक्र किया था। बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया होगा क्योंकि ये तो टॉपिक ही अपने आप में जो पूछा जाता है। इसी तरीके से पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अ गुड हाइपोथेसिस, उसके आगे गुड ज़रूर लगा होता है क्योंकि हाइपोथेसिस के लिए कंडीशन ही है कि उसे अच्छा होना चाहिए। तो हम समझेंगे कि हाइपोथेसिस होती क्या है। जैसा कि थोड़ा बहुत मैंने बताया था, अगर आपको ध्यान हो, ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है या फिर प्रिडिक्शन होता है, जो कुछ हम अपनी रिसर्च में करने वाले हैं, क्या आउटकम आ सकता है पॉसिबल, उस आउटकम के बारे में हम शुरू में एक अंदाज़ा लगाते हैं और उस अंदाजे के हिसाब से आगे चलते हैं, उस अंदाजे को बेस मानते हुए आगे चलते हैं। तो वो जो अंदाज़ा होता है, जो गेस होता है हमारा, उसी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। और ये हाइपोथेसिस हम बनाते हैं 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में। वेरिएबल्स क्या होते हैं बताया था मैंने, जो वेरी करते हैं। हमारी जो पूरी सिचुएशन है उसमें जो चीज़ें हैं, यानी कह सकते हैं जो मेन एक्टर एक्ट्रेस हैं, लीड हैं जो हमारी स्टोरी के, हमारी रिसर्च के बेसिकली, तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप आगे निकल कर आने की संभावना है, वो हम बनाते हैं। ये रिसर्च में एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है इन्वेस्टिगेशन का, जो कि हमें डेटा कलेक्शन में, एनालिसिस में गाइड करता है। हाइपोथेसिस, गुड हाइपोथेसिस नॉट मेरली एन अजम्पशन, ये क्लियर, टेस्टेबल और लॉजिकल प्रपोजिशन होता है जो लास्ट में चल के हमारी रिसर्च को सपोर्ट करता है, या तो सपोर्ट ही कर देता है या रिजेक्ट कर देता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये एग्जिस्टिंग थ्योरी पर बेस्ड होना चाहिए, प्रीवियस रिसर्च पर, लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड होना चाहिए। मतलब हाइपोथेसिस बनाना भी एक बड़ा काम है। ऐसा नहीं है हमने कुछ भी अज्यूम कर लिया और हम कुछ भी करने लगे, ऐसा नहीं है। तभी तो कहा जा रहा है कि हाइपोथेसिस को बनाना ही अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट काम है। एक अच्छी हाइपोथेसिस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब जो स्टेटमेंट हमने बनाया है ना, वो पढ़ने वाला कोई भी पर्सन हो, वैसे तो कोई भी पर्सन की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें खुद ही उस काम को करना है, लेकिन हमारे आगे पिक्चर क्लियर हो, इस तरीके से स्टेटमेंट होना चाहिए। उसको वेरीफाई किया जा सके डिफरेंट एम्पेरिकल मेथड्स के थ्रू, स्पेसिफिक हो। इतना ज़्यादा अगर डिटेल्ड होती है ना हाइपोथेसिस, तो फिर उसमें उसके सब हाइपोथेसिस बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती है एक रिसर्च में। कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें एग्जिस्टिंग नॉलेज और थ्योरीज फिट हों। सिंप्लिसिटी हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। जितनी सिंपल हाइपोथेसिस होगी, क्योंकि आगे तो सब कॉम्प्लेक्सिटी होनी ही होनी है, पूरी रिसर्च एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो हाइपोथेसिस में ही अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी डाल देंगे तो आगे फिर पता नहीं क्या ही होगा। प्रिडिक्टिव पावर हो, यानी कि जो हम गेस कर रहे हैं, जो हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं, उसमें वो स्ट्रेंथ भी हो कि जिस तरह से हम अपनी रिसर्च को आगे लेकर चलें तो वो उससे कनेक्शन बनाए रखें। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि स्टूडेंट हु स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 आवर्स बिफोर एन एग्जाम विल स्कोर हायर देन स्टूडेंट्स हु स्लीप लेस। एक एग्जाम्पल है ये हाइपोथेसिस का। अब वो हाइपोथेसिस नल और ऑल्टरनेटिव होती हैं। जब आप मेरे साथ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे थे तो वहाँ पे नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आता था, और मैं बोलती भी थी कि H0 H1 करके लिख लीजिए, और उसको आप लोग लिखते थे। आपको पता है नल हाइपोथेसिस में आप क्या लिखते थे, ऑल्टरनेटिव में क्या लिखते थे। रिसर्च में हाइपोथेसिस एक टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है, और वो 2 टाइप का होता है मेनली, नल या फिर ऑल्टरनेटिव। नल हाइपोथेसिस अज्यूम देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस और रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल अंडर स्टडी। मैंने आपको न्यूमेरिकल्स में ये याद रखने का तरीका भी बताया था कि नल का मतलब होता है 0, जो होता ही नहीं है। तो जब हम ये हम शुरुआत में मान लेते हैं कि जो हमारी स्टडी है ना, उसके बीच में जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये पहला हमारा अजम्पशन होता है, जिसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। ये इसका मतलब ये हो गया दैट एनी ऑब्जर्व्ड इफेक्ट इज ड्यू टू रैंडम चांस और एरर। For example, if a psychologist wants to test whether meditation reduces stress, the null hypothesis would state meditation has no effect on stress level. ये 2 वेरिएबल हो गए, है ना, मेडिटेशन और हमारा स्ट्रेस लेवल। Similarly, in education, when testing a new teaching strategy, the null would state the new teaching method does not improve student performance compared to the traditional method. अब जो नल हाइपोथेसिस होती है उसमें हम देख रहे हैं कि नेगेटिव स्टेटमेंट लेके चलते हैं, और जो ऑल्टरनेटिव होती है इसमें इसका ऑपोजिट यानी पॉजिटिव।
तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है? दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस और इफेक्ट दैट इट डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट्स द नल हाइपोथेसिस को पूरी तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट कर देती है। अगर प्रीवियस दोनों एग्जाम्पल में देखें तो हम इसमें क्या अज्यूम करेंगे कि मेडिटेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस स्ट्रेस लेवल। अब इसकी मतलब क्या है कि नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं कि एक बार ऐसा मान रहे हैं एक बार वैसा मान रहे हैं? क्योंकि जिससे होता है ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी भी काम को जब हम करते हैं तो उसमें दो ही चीज़ों के आउटकम की पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो होगा या नहीं होगा। अब मैं समझ सकती हूँ कि आप ये भी सोच रहे होंगे कि सिचुएशन बीच में भी तो आ सकती है, वो एक अलग बात है। बट अगर हम मेजॉरिटी में देखें तो किसी काम के होने या ना होने की ही संभावना होती है ना। अब वो एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है, तो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो हम नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के थ्रू जो रिसर्च करने जा रहे हैं उसमें या तो वैसा रिजल्ट आएगा या वैसा रिजल्ट नहीं आएगा, इस बात की जो है वो पॉसिबिलिटी शुरू से लेकर चलते हैं। तो एक हाइपोथेसिस जिसमें हम मानते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा, रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं होगा, उसको हम नल का नाम दे देते हैं। और दूसरा पॉजिटिव सेंस में होता है, उसको हम ऑल्टरनेटिव मतलब उसका ऑल्टरनेटिव हमने निकाला ये मान लेते हैं। तो इस तरीके से हम हाइपोथेसिस को बनाते हैं। ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है ना आपको, फॉर्मुलेशन ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, ये भी चांस है ये 6 मार्कर में आ जाए, नोट कर लीजिए इसे। फॉर्मुलेशन ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, तो एक अच्छी हाइपोथेसिस में जो भी चीज़ें होनी चाहिए उनको ही तो शो करेगी, क्योंकि हाइपोथेसिस भी एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एक अच्छी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के लिए सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। हम करना क्या चाहते हैं उसी के बारे में तो नल और ऑल्टरनेटिव की बात करेंगे। पहले ये तो क्लियर हो जाए कि हमें करना क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। तो हम सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएँ, ये इंपॉर्टेंट होता है ना। हमारा क्वेश्चन क्या है कि हम एक अच्छी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कैसे करें। तो पहला काम क्या करेंगे, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि किस टॉपिक पे हम करने जा रहे हैं। उससे रिलेटेड जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, यानी उसको सपोर्ट करने वाला कंटेंट जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, उसको भी हम रिव्यू करेंगे। क्योंकि हम जिस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं हम उसके बारे में पहले से सब कुछ नहीं जानते, इसीलिए हम उस पर बेस्ड जो भी लिटरेचर है उसको रिव्यू करते हैं। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारी कहानी के हीरो हीरोइन कौन होंगे, यानी वेरिएबल्स कौन होंगे जिनके मूवमेंट से जिनमें किसी भी तरह का इफेक्ट आने से स्टोरी बदल सकती है। उन हीरो हीरोइन को आइडेंटिफाई करेंगे जिसको हम वेरिएबल्स का नाम देते हैं। इंडिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है, इसके अलावा भी अगर कोई और वेरिएबल हैं उनको भी देखेंगे और फिर उनके बीच में हम रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करेंगे। क्योंकि देखिए, एक मूवी में भी एक्टर एक होता है पर सपोर्टिंग एक्टर भी होता है, एक्ट्रेस भी एक होती है मगर सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी होती है, विलन भी होते हैं। तो हम सबको फाइंड आउट करने के बाद डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को अलग से ही फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मेन लीड तो यही है। भले ही सपोर्टिंग एक्ट्रेस आ जाए, जो मेन एक्ट्रेस का रोल है वो तो मेन ही दिखता है ना अलग से कि मेन है। उसी तरीके से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हमारे कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हैं। मतलब एक चीज़ में किसी तरीके का बदलाव लाने से दूसरे पर फर्क पड़ेगा, तो इन दोनों पर खास ध्यान देते हुए और फिर इन पर हम जो है एक रिलेशनशिप इनके बीच में बनाएंगे। रिलेशनशिप क्या होगा, वही नल एंड ऑल्टरनेटिव की फॉर्म में आगे हमें दिखेगा। तो इसके बाद हमारा गुड हाइपोथेसिस को फॉर्म करने का ये तरीका हो गया। उसके बाद हम टेस्टेबिलिटी को इंश्योर करेंगे। जो हाइपोथेसिस बन गई है ना, एक तरीके से हाइपोथेसिस फॉर्म हो गई है, उसमें हम देखेंगे कि वो मेजरेबल है, यानी कि उसमें इतनी स्ट्रेंथ है, उसको टेस्ट भी किया जा सकेगा। अपनी जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है उसको रिव्यू करेंगे और फिर देखेंगे कि इसको हम कितना नैरो कर सकते हैं। जैसे कि एक हाइपोथेसिस ऐसी हो जिसमें जो बहुत एक्सप्लेनेटरी हो गई है अपने आप में, तो वो मैंने अभी बोला था ना, उसके अंदर सब पॉइंट्स बन जाएंगे, तो कन्फ्यूजन होगा कि आखिर मेन हीरो हीरोइन है कौन। बार बार मैं ये वर्ड इसलिए बोल रही हूँ समझाने के लिए, आपके माइंड में पिक्चर बनाने के लिए, कि हमें जितना स्पेसिफिक हो कि हम अपनी हाइपोथेसिस को स्टेट करेंगे उतना ही ईजी होगा नल एंड ऑल्टरनेटिव को लिखना। आप खुद ही सोच के देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ा सा पजल सा बना के दे दूँ कहानी का और फिर उसमें कहूँ कि नल एंड ऑल्टरनेटिव बताइए, तो आपको मुश्किल होगी, क्योंकि आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे। तो ये काम हम अपनी हाइपोथेसिस बनाने में साथ साथ कर रहे होते हैं, और जब हम श्योर हो जाते हैं तब हम जाके उस स्टेटमेंट को इतना शॉर्ट और नैरो रखते हैं कि फिर कोई कन्फ्यूजन ना हो। मतलब यहाँ तक तो हमने मेहनत करी हाइपोथेसिस बनाने की, लेकिन अब इसके बाद हाइपोथेसिस से रिलेटेड कोई काम ना रह जाए। तो जब इतना हो जाता है तो हमारी हाइपोथेसिस बन गई। लेकिन क्या हमें हाइपोथेसिस फॉर्म करने में इतना आसान रहता होगा सब कुछ? पॉसिबल डिफिकल्टीज ये भी आता है 6 मार्कर में।
ये पेपर है जो है ना बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत क्वेश्चन आपको दिखेंगे, 6 मार्कर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। अब अच्छी हाइपोथेसिस बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? थ्योरेटिकल नॉलेज की कमी होना हो सकता है कि अगर आपने अच्छे से रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं किया है तो प्रॉब्लम आएगी, यानी वो जो जितने स्टेप थे अगर उनमें कहीं पर भी आपने लापरवाही बरती तो आपको प्रॉब्लम आएगी, है ना। इनसफिशिएंट लिटरेचर रिव्यू अलग से लिखा है, लेकिन कनेक्ट करते हैं दोनों डॉट्स खुद को, यानी थ्योरेटिकल अगर हमें नॉलेज नहीं है तो भी कमी आएगी, और हमने उसके लिटरेचर को रिव्यू नहीं करा तो भी हमें प्रॉब्लम आएगी। वेरिएबल्स में एम्बिग्यूटी है, जैसे मैंने भी बोला ना कि कहानी में सब आ गए, आपको समझ ही नहीं आ रहा है मेन कास्ट कौन है, मेन एक्टर एक्ट्रेस कौन है, तो अगर बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो वेरिएबल क्लैरिटी से नज़र आने चाहिए हमें। ओवर जनरलाइजेशन कर दें, अगर हम हाइपोथेसिस बहुत ब्रॉड हो, यही सब बातें हो चुकी हैं जो मैंने आपको भी बताई, ये ओवर जनरलाइजेशन का यही मतलब है, तो हम एक स्टेटमेंट पर नहीं आ पाएंगे। अगर इसमें बायस और प्री कंसेप्शंस भी जुड़े हैं, मतलब स्टेटमेंट ऐसा दिख रहा है, देखने में समझ में आ रहा है कि ये तो किसी बायस को दिखा रहा है, या उसमें पर्सन का अपना माइंडसेट का जो भी इफेक्ट है वो दिखने लगे, तो भी प्रॉब्लम होगी। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर रिसर्च क्वेश्चन में भी कॉम्प्लेक्स, हाइपोथेसिस शुड रिमेन फोकस्ड एंड टेस्टेबल। ओवरली कॉम्प्लिकेटेड हाइपोथेसिस में 2 से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं जो कि टेस्टिंग को डिफिकल्ट बना देंगे। अगर इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हम ठीक से नहीं कर पा रहे, कॉन्स्ट्रेंट्स आ रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज हैं हमारी रिसर्च में, तो आप कितनी भी फैंसी सी हाइपोथेसिस बना लीजिए, आप प्रैक्टिकली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो कुछ प्रैक्टिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिन पर हमें ध्यान देना होता है। तो कुल मिला के गुड हाइपोथेसिस क्या है? प्रिसाइज, टेस्टेबल एंड रूटेड इन थ्योरी है। ये हमें बताती है कि कैसे हम अपनी रिसर्च को बेहतर बना सकते हैं। ओके, सिंपल टॉपिक है, बहुत बड़ा ऐसा कुछ है नहीं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, आप क्विकली कवर करके बहुत अच्छे से पेपर करके आ सकते हैं। बात करते हैं सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग मेथड्स। तो सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पल का मतलब होता है, मैंने कई बार बताई ये बातें, सैम्पल सभी जानते हैं कि एक बड़े पॉपुलेशन में से किसी छोटी चीज़ को उठाना, वो छोटी चीज़ सैम्पल है। आप सैम्पल देख के बड़ी चीज़ों का अनुमान लगा लेते हैं, तो सैम्पल जो होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग और सही होना चाहिए, हम सैम्पलिंग भी करें तो वो इतनी बेहतर होनी चाहिए हमारी, कि उससे बड़ी ही पूरी बड़ी चीज़ को वो रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे आपको अपने स्कूल से एक स्टूडेंट को भेजना है डिबेट कंपटीशन के लिए, तो आप क्या करेंगे? आप एक ऐसे स्टूडेंट को चूज़ करेंगे जो बेस्ट परफॉर्म करता होगा, जिससे वो स्टूडेंट बाहर जाके कुछ अच्छा करके आए, आपके स्कूल को वहाँ पे रिप्रेजेंट करके आए। तो उसी तरीके से सैम्पलिंग का प्रोसेस भी होता है, ये सेलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल आइटम और इवेंट्स फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन, जिससे हम पूरे ग्रुप के बारे में इन्फ्रेंसेस निकाल सकें। रिसर्च में ये एक रेयरली पॉसिबल मेथड है टू स्टडी एवरी मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम, क्योंकि हम बड़ी थ्योरी क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन क्या थ्योरी के लिए हर एक पर्सन पर जाके वर्क करेंगे? वो तो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम सैंपल लेते हैं, उस सैंपल पे वर्क करते हैं और ये मान के चलते हैं कि ये सैंपल पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कर ही रहा होता है। द पॉपुलेशन रेफर्स टू द एंटायर सेट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब वो सैंपल अगर एक्सटेंड कर दिया जाए, बड़ा हो तो वो पॉपुलेशन बन जाता है। सैंपल पॉपुलेशन में से ही निकला हुआ एक छोटा सा पार्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग मस्ट बी डिजाइन टू मिनिमाइज बायस एंड इंश्योर रिप्रेजेंटेटिवनेस, मीनिंग द सैंपल एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। सैंपल ऐसा ना चूज हो जो पूरी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्ट ना करता हो। जैसे एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं लेट से, तो हमने जो 10 लिए वो ऐसे 10 लेंगे जो हर तरीके का फीचर उस क्लास के बच्चों का कैरेक्टरिस्टिक को दिखाते हो, बेस्ड ऑन कि हमारी रिसर्च का टॉपिक क्या है। अगर हमने सिर्फ अच्छे ले लिए, बेस्ट 10 सेलेक्ट कर लिए, तो वो जो कमियां थी वो रह जाएंगी। और अगर हमने सबसे बेकार बच्चे ले लिए जो बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं, तो उस क्लास की जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं, वो रह जाएंगी। तो हमारी सैम्पलिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे उस पूरे पॉपुलेशन के ऑलमोस्ट हर फीचर को कवर कर ले। सैम्पलिंग प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द रिसर्च प्रोसेस, क्योंकि जो क्वालिटी है ऑफ डिपेंड्स हेविली ऑन द क्वालिटी ऑफ द सैम्पल। इफ द सैम्पल इज बाइज्ड, वही जो मैंने आपको बताया कि अगर सैम्पल बाइज्ड है, वाइडर पॉपुलेशन से लिया हुआ, तो वो बाइज्ड वाली ही चीज़ें दिखाएगा, उसी तरीके के फीचर को दिखाएगा। हम बहुत सारी सैम्पलिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि सैम्पलिंग करना भी फिर एक आसान बात नहीं है। अभी ऐसा लग रहा है कि सैम्पलिंग तो आसान बात है, सैम्पलिंग हम कैसे भी कर सकते हैं, कुछ भी पिक कर सकते हैं, मगर नहीं, सैम्पलिंग हमें बहुत ध्यान से करनी होगी। और सैम्पलिंग क्या होती है और उसके मेथड दोनों मिलकर क्वेश्चन बनाते हैं। जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना कि सैम्पलिंग क्या है, गुड सैम्पलिंग इंश्योर्स एफिशिएंसी इन डेटा कलेक्शन, रिड्यूस्ड कॉस्ट, इनेबल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि सैम्पलिंग भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है, अच्छे से होनी चाहिए। सैम्पलिंग मेथड्स आर स्ट्रेटजीज यूज टू सेलेक्ट पार्टिसिपेंट्स और आइटम फ्रॉम अ पॉपुलेशन, ये सैम्पलिंग मेथड होता है।
लेकिन ये प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स में डिवाइडेड हैं। तो दोनों को पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी मेथड सैम्पलिंग मेथड्स क्या क्या हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स क्या क्या हैं। एक एक करके इनको कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स की। These ensure representativeness through random selection. Probability sampling methods में हम random selection ही ज़्यादा करते हैं। कुछ methods हैं जिनको हम follow करते हैं। सबसे पहले आता है simple random sampling, मतलब किसी भी person को chance मिल सकता है। Every member has an equal chance of selection, often using random number tables और software. इसमें हम randomly students को choose कर लेते हैं, मतलब not just students, मैं भी example दे रही थी तो students relate कर दिया। जो भी हम यहाँ पे अपना sample ले रहे हैं उसमें हम randomly choose कर लेते हैं। सिस्टमेटिक में हम क्या करते हैं, हम एक सिस्टम बना लेते हैं कि आफ्टर एवरी थर्ड वी विल चूज द फोर्थ वन और आफ्टर एवरी 10th पर्सन वी विल चूज द 11th। तो इस तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में केथ मेंबर का मतलब वही हो गया कि हम एक रैंडम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए हम एक गैप डिसाइड कर लेते हैं। देन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का मतलब होता है ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड कर लेना और फिर उन सब ग्रुप से रैंडम लेना। तो इस बात के चांसेस हो जाते हैं कि जो ग्रुप्स बने हैं ना, हर ग्रुप से कुछ ना कुछ हमने लिया होगा, तो ये स्ट्रेटिफाइड कहलाता है। क्लस्टर सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, ग्रुप हम यहाँ भी बनाते हैं, पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में भी डिवाइड करते हैं, लेकिन वो क्लस्टर रैंडम नहीं होते, वो क्लस्टर किसी क्वालिटी के बेस पर डिवाइडेड होते हैं। इसमें और इसमें यही फ़र्क है। तो उन क्लस्टर्स में मतलब उनकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसमें ज़्यादा आसान रहता है चीज़ों को करना, क्योंकि जैसे मैंने अभी स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल दिया था, उसमें यही चीज़ काम आती है कि ईजी हो जाता है हमारा सिलेक्शन। देन मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, हम डिफरेंट प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स को मिक्स करके और या फिर उनको स्टेजेस में यूज़ कर सकते हैं, तो एक मिक्स मेथड हो जाता है। उसके बाद आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। These rely on non-random selection and are often used when probability sampling is impractical. ये हम करते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस का मतलब हो गया अपनी सुविधा के हिसाब से सैम्पलिंग करना, जिन पर इजी एक्सेस है हमारी, ऐसे रैंडम लोगों को, इंडिविजुअल्स को चूज करना, उन इंडिविजुअल्स को जिनको हमें चूज करना इजी है, तो वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहलाती है, क्योंकि इसमें हम खुद की कन्वीनियंस देख रहे हैं। पर्पसिव सैम्पलिंग, सेलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे पार्टिसिपेंट्स को चूज करना जिनकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें चाहिए वो हमारे इसमें आ जाती हैं। देन कम स्नोबॉल सैम्पलिंग, एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स रिक्रूट अदर फ्रॉम देयर नेटवर्क्स। यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है उसमें एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स से ही दूसरे पार्टिसिपेंट्स को चूज करवाया जाता है। कोटा सैम्पलिंग, फिलिंग कोटास फॉर सर्टेन सब ग्रुप्स अंटिल नंबर्स आर मेट, मतलब जब तक वो सीट है हमारे पास उसके लिए, जब तक वो फिल नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ पे सैम्पलिंग में चूज करते रहते हैं। द चॉइस ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स डिपेंड ऑन रिसर्च गोल, रिसोर्सेज, टाइम एंड द नीड फॉर जनरेबिलिटी। अब एक बात मैं आपको ये बता दूं, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स हैं ये अलग से भी पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर तो ये हमने एक लाइन में इसको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, जब हम सैम्पलिंग मेथड्स की बात करेंगे तो हम दोनों मेथड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। और इसको यहाँ शॉर्ट में कह देने का रीजन भी ये था क्योंकि अलग से टॉपिक आ जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स एंड टाइप, मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो मेथड्स हैं उनके भी टाइप्स हैं, तो उनको हमें एक्सप्लेन करना होगा कि कैसे कैसे क्या वो मेथड होता है। तो अगर ये क्वेश्चन अलग से 6 मार्कर में आता है तो जितने मेथड आपने ऊपर देखे ना उनको आपको एलैबोरेट करना है, उनको और बड़ा करके आना है। और अगर नहीं पूछे जाते हैं, शॉर्ट में पूछे जाते हैं, तो आप वहाँ पर उन्हीं का कलेक्शन शॉर्ट में कर देंगे। Non-probability sampling involves selecting participants in a way that does not give all numbers of the population a known or equal chance of being included. ये क्वालिटेटिव, एक्सप्लोरेटरी और पायलट स्टडीज में यूज होती है, जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिवनेस इज लेस इंपॉर्टेंट देन डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज लेस जनरलाइजेबल, फास्टर है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ईजी है इम्प्लीमेंट करना, लेकिन यहाँ पे हर पर्सन को स्टडी में मौका मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के देखिए अभी जितने हमने बात करी थी ना, मैं एक लाइन में आपको बढ़ाती चल रही थी, उनको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब भी इसके नॉन प्रोबेबिलिटी के टाइप आएंगे तो उन्हीं पॉइंटर्स को आपको बढ़ा करके लिख के आना है। अब ये भी पॉसिबल है, ये भी मैं आपको अभी बता दूं कि इसी टॉपिक में से आपको शॉर्ट, जिसको हम 3 मार्कर में कहते हैं, बन सकता है। आज के वीडियो में आप नोटिस कर रहे होंगे 10, 6, 3 सारे टॉपिक आपको मिल रहे हैं, तो 3 मार्कर में भी ये टॉपिक, इसमें से सबसे ज़्यादा स्नोबॉल सैम्पलिंग आता है 3 मार्कर में, काफ़ी पूछा जाता है। मैं भी समझाऊंगी, कोई बात नहीं। फिलहाल कन्वीनियंस सैम्पलिंग पे आते हैं। तो समझ तो आपने लिया है, अब इसको और इलैबोरेट कर दीजिए, एग्जाम्पल जोड़ दीजिए। अ रिसर्चर माइट चूज स्टूडेंट इन अ क्लासरूम, एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस और शॉपर्स इन अ मॉल सिंपली बिकॉज दे आर एक्सेसिबल।
जो ईजी है उसको उठा लिया, दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंस। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, हम अपनी सुविधा से जो कर रहे हैं, जो अवेलेबल है उसको देख लो, क्योंकि वो हमारे काम आ जाएगा, उससे हमारा जुड़ाव है। अब ये जो सैंपल होता है इसमें बायसनेस की बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो नेचुरल, आप समझ रहे होंगे क्यों, क्योंकि जिससे हमारा कम्युनिकेशन बिल्ड है, जो चीज़ें हैं ईजी हैं उन्हें कर रहे हैं, तो हम पूरी तरीके से बायसनेस ही तो कर रहे हैं। हम अपनी रिसर्च के हिसाब से देख ही नहीं रहे, हम तो कन्वीनियंस के हिसाब से देख रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली बहुत सारा जो हमें वो जो रिजल्ट देता है वो जनरलाइज नहीं किए जा सकते हाई कॉन्फिडेंस के साथ। Here participants are deliberately chosen because they possess certain characteristics or expertise that are important for the study. जैसे कि in a study or therapy techniques, only experienced counselors or psychologists may be included. This approach ensures that the data collected is rich and relevant. लेकिन ये जो रिसर्चर्स के जजमेंट है उस पर हैविली डिपेंड करेगा, विच में इंट्रोड्यूस सब्जेक्टिविटी और बायस, क्योंकि हमने यहाँ पर भी हमने इंटेंशनली, यहाँ कन्वीनियंस तो नहीं रहा, लेकिन हमने यहाँ पे जजमेंटल होके सैम्पलिंग करी है कि हमें जैसा चाहिए उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। हम जो कुछ करें और फिर देखें रिजल्ट क्या है, ये नहीं हो रहा है। हम रिजल्ट को सोचते हुए हम मेथड को कर रहे हैं, तो इसी वजह से ये भी थोड़ा सा फेल हो जाती है। स्नोबॉल सैम्पलिंग, दिस टेक्निक इज स्पेशली यूजफुल फॉर स्टडिंग हिडन और हार्ड टू रीच पॉपुलेशन सच एज इंडिविजुअल विद रेयर डिसीजेज, marginalized communities or substance users. The researcher begin with a few participants who then refer other from their network, जिसको हम स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग में होता क्या है कि जो पार्टिसिपेंट्स हमने लिए हैं वो उस रिसर्च का पार्ट होते हैं, और उसके बाद वो अपने ही नेटवर्क में से लोगों को और सैंपल को ला कर देते हैं। Although effective in accessing such population, snowball sampling may result in a sample that is highly interconnected and not representing of the broader group. इसमें होता क्या है कि जो सैंपल हम लेके चल रहे हैं उसकी ब्रांच और ओपन हो जाती है, हमें लार्जर डेटा मिल जाता है और उतना एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, क्योंकि हमें एफर्ट्स कौन करके दे रहे हैं, हमारे सैंपल में मौजूद रिप्रेजेंटेटिव। देन कम्स कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग, रिसर्चर्स establish quotas to ensure that certain subgroups are included in the study in proportion to their presence in the population. जैसे कि सर्वे में रिक्वायर 50% मेल 50% फीमेल, तो जब तक फीमेल नहीं फिल हो जाएंगी तब तक हमारी रिसर्च शुरू नहीं हो पाएगी। इसमें कोटा जो होता है दैट इम्प्रूव डाइवर्सिटी इन द सैम्पल, पार्टिसिपेंट्स विद इन ईच ग्रुप आर चोजन नॉन रैंडमली विच स्टिल लिमिट्स जनरलाइजेबिलिटी। तो ये कोटा सैंपल हो गई है। अब इसके बाद वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग, मेथड रिलाइज ऑन पार्टिसिपेंट्स हु विलिंगली चूज टू बी पार्ट ऑफ अ स्टडी। यानी कि ये वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग में क्या होता है कि इस सैंपल में हम ऑटोमेटिकली लोगों को आगे आने देते हैं, उनमें से जो लोग हमारी रिसर्च का पार्ट बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। ऑल्दो इट अलाउज रिसर्चर टू गैदर डेटा क्विकली, लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि जो इंटरेस्टेड हैं वही आते हैं, तो जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग बायस और रिप्रेजेंटेटिवनेस की लैकिंग हमें देखने को मिलती है। तो कुल मिला के नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूजफुल है जब स्टडी का एम इनसाइट को गेन करना हो और प्रोसीजर्स को टेस्ट करना हो, और ये जो है इसके अंदर जितने भी टाइप्स हैं ये सभी 3 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, खास तौर से कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सर्वे रिसर्च रहेगा। ये तो काफ़ी इजी है, आप लोग ऐसे भी पढ़ के कवर कर सकते हैं, लेकिन नहीं, डोंट वरी, मैं तो क्लास में कवर करूँगी ही नेक्स्ट वीडियो में, यानी 4th पार्ट में। आज था ये 3rd पार्ट। आप प्रिपरेशन करते रहिए, एग्जामिनेशन बहुत करीब है, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।